अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान मूवमेंट पार्ट 5। तो आप जो है हमारा जो एक सिलसिला है कि डेली 20 MCQs, तो उसी के अंदर जो है हमने पाकिस्तान मूवमेंट जो है उसका जो है वो पोर्शन शुरू किया हुआ है। और आज पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर जो है हमारा 5वां लेक्चर जो है वो सुन रहे हैं। इस एपिसोड के अंदर जो है हम 1930 से लेकर 1940 तक के जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सियासत के ऊपर गहरे असरात मरतब किए, उन वाक़यात का जो है जायज़ा लेंगे। और फिर उनके वो जो है वो मुख्तलिफ जो MCQs हैं जिनका तल्लुक़ 1930 से लेकर 1940 के दौरानिए के साथ है, तो उसमें से हमने 20 MCQs का भी इंतखाब किया है और साथ साथ जो है इन हालात के ऊपर जो है तबसरा भी साथ साथ जो है चलता रहेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जो है पसंद आएगा। पाकिस्तान मूवमेंट फ्राम 1930 टू 1940 और पार्ट 5। तो ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड के अंदर जो है पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर जो है वो 1930 से लेकर 1940 के वाक़यात का जो है ज़िक्र सुनेंगे। और ये हमारा जो है ये 5th एपिसोड है पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, ये बात भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान मूवमेंट यानी तहरीक पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान बनाने के लिए जो कोशिशें की गई, जो जद्दोजहद की गई, जो अमली इक़दामात किए गए, उन इक़दामात को, उस कोशिश को, उस जद्दोजहद को जो है पाकिस्तान मूवमेंट कहा जाता है या तहरीक पाकिस्तान कहा जाता है। तो हमने 1857 से लेकर 1947 तक के दौरान जो है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने हुकूक़ और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कोशिशें की हैं, जो जद्दोजहद की है और जो अमली इक़दामात किए, उनका ज़िक्र जो है इस एपिसोड के अंदर जो है आपको मिलेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इस एपिसोड के अंदर जो अहम वाक़यात जिनका ज़िक्र होगा उसमें सबसे पहले जो है खुतबा इलाहाबाद के ऊपर बात होगी, जो 1930 में जो है वो रूनुमा हुआ। 1930 के अंदर जो है खुतबा इलाहाबाद के बाद जो है पहले 1930 में खुतबा इलाहाबाद और उसके बाद गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस है। तो गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जो हैं ये 3 गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हैं। पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस 1930 में, दूसरी 1931 में और तीसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जो है 1932 में मुनक्कद हुई थी। और इन गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जो है मुख्तलिफ जुज़वी वाक़यात भी रूनुमा हुए, जैसे कम्यूनल इवार्ड है, गांधी इरविन पैक्ट है और पूना पैक्ट है। तो ये वाक़यात भी जो है इस वीडियो का हिस्सा बनेंगे। और गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के बाद जो है कम्यूनल इवार्ड, गांधी इरविन पैक्ट और पूना पैक्ट के ऊपर बात होगी। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर भी बात होगी। और इसके अलावा जो है फिर कांग्रेसी वजारतें जो कायम हुई 1936 और 1937 के इंतखाबात के नतीजे में, और उन कांग्रेसी वजारतों के रवैयों के ऊपर भी बात होगी। और इसके अलावा जो है कांग्रेसी वजारतों के जो मुजालम थे, जो जुल्म सितम था और मुसलमानों के साथ जो इम्तियाजी सलूक किया गया, उसके ऊपर शाया होने वाली जो 2 बड़ी अहम रिपोर्टें हैं, जिसमें पीरपुर रिपोर्ट शामिल है और शरीफपुर रिपोर्ट शामिल है, उसका तज़किरा भी इसके अंदर होगा। और आखिर में जो है जब 1939 में जो है कांग्रेसी वजारतों ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने यौम निजात मनाया था, तो उस यौम निजात के ऊपर भी बात होगी कि ये यौम निजात क्या था और ये क्यों मनाया गया था। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। तो आप इस चैनल से जो है पॉलिटिकल साइंस और उससे रेलिवेंट जितने भी मौज़ूआत हैं उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ वीडियोस जो है वो देख रखे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, मज़ीद इस्लाह की ज़रूरत है, तो आप हमारी ज़रूर जो है वो रहनुमाई कीजिएगा। और इस सिलसिले में जो है आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर जाकर जो है अपनी तजावीज़ पेश कर सकते हैं। और हमारी इस्लाह के लिए जो है आपके जो कीमती कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बड़े जो है मुफीद साबित होते हैं। और फिर हम उन्हीं को मद्देनज़र रखकर जो है अपनी वीडियो जो है उसको डिज़ाइन करते हैं। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कब और कहाँ हुआ? तो डियर स्टूडेंट्स, पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कब और कहाँ हुआ? तो आपने बताना ये है कि पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस कब से लेकर
कब तक हुई और किस जगह के ऊपर जो है या किस मुकाम के ऊपर जो है या किस मुल्क के अंदर जो है इसका इनकाद हुआ। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लाजमी तौर पे जो है आपको ये क्वेश्चन आता होगा। तो आई थिंक कि आपने इसका जवाब जो है वो लिख लिया है। बहरहाल हम इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है वो एक तो याद रखिएगा 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई हैं। तो तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो थी वो बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में मुनक्कद हुई थी। तो तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो हैं पहली, दूसरी और तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में मुनक्कद हुई। और उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है कि पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कब हुआ। तो पहली जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है उसका आगाज़ 12 नवंबर 1930 को हुआ। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 को शुरू हुई और फिर उसका जो इख्तिताम है वो 19 जनवरी 1931 को हुआ। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक जो है जारी रही और ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है लंदन में मुनक्कद हुई। चूँकि इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस का जो आगाज़ है वो 1930 में हुआ था, 1930 के अंदर जो है इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ था, इसलिए आम तौर पे हम यही कहते हैं कि पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930 में मुनक्कद हुई। जबकि अगरचे इसका जो इख्तिताम है वो तो 1931 में हुआ था, लेकिन चूँकि इसका आगाज़ 1930 में हुआ था तो लिहाजा अगर आप सिर्फ साल बताएंगे तो उसमें सिर्फ आप लिखेंगे 1930, तो वो दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, मैं इससे रिलेवेंट एक अहम बात करना चाहता हूं कि ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो थी इनके बनाने का बुनियादी तौर पे मकसद क्या था। तो बरतानवी हुकूमत जो है जो 1919 के अंदर जो है उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है जिसको मॉन्टेस्क्यू चिम्सफोर्ड इस्लाहात भी कहा जाता है, तो जब उसने नाफज किया था तो उसके साथ उसने ये एलानिया भी जारी किया था कि 10 साल के बाद जो है इन इस्लाहात का जो है वो जायज़ा लिया जाएगा और फिर हालात के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक जो है या बदलते हुए माहौल के मुताबिक जो है इनके अंदर तरामीम की जाएंगी और हिंदुस्तान का नया आइन जो है वो तैयार किया जाएगा। अब इसी माहौल के पेश नज़र जो है 1928 में जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और जो हिंदू दीगर तंजीमें थी उनकी तरफ से नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी और ये मुतालबा किया गया था कि जब भी हिंदुस्तान के अंदर बरतानवी हुकूमत नया आइन नाफज करेगी तो उस आइन की बुनियाद नेहरू रिपोर्ट में पेश की गई तजावीज़ पर रखनी चाहिए। और उसके रद्द-ए-अमल में जो है फिर 1929 के अंदर जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मशहूर 14 नुकात पेश किए। तो 14 नुकात के अंदर उन्होंने ये मुतालबा किया था कि जब बरतानवी हुकूमत जो है हिंदुस्तान का नया आइन तैयार करेगी तो उस आइन की बुनियाद जो है वो इन 14 नुकात पर रखनी चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई बरतानवी हुकूमत कोई और आइन नाफज करने की कोशिश करेगी तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। तो एक तजावीज़ जो थी वो हिंदुओं की तरफ से आ रही थी, दूसरी तजावीज़ हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से आई। अब तीसरी तरफ जो है बरतानवी हुकूमत आज ख़ुद भी जो है हालात का जायज़ा ले रही थी और देखने की कोशिश कर रही थी कि हिंदुस्तान के क्या मसाइल हैं और इनका मसाइल का हल क्या है। इस मकसद के लिए जो है बरतानवी हुकूमत ने जो है साइमन कमीशन जो है उसको हिंदुस्तान में भेजा था। लेकिन ये जो साइमन कमीशन है ये इसमें कोई भी हिंदुस्तानी नुमाइंदा शामिल नहीं था, लिहाजा हिंदुस्तान की जो ज़्यादातर सियासी जमातें थीं जिसमें ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जिन्ना ग्रुप जो है इन्होंने इसका साइमन कमीशन का बाइकाट किया था। तो चूँकि इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो चुका था, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ तक लिख दिया था कि हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ कौमियतें हैं, जो हिंदू और मुसलमान हैं, उनके दरमियान इतने शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं कि इस बात का इम्कान कम है कि ये मुस्तक़बिल के अंदर जो है किसी एक मुतफ़िका जो है लाया अमल के ऊपर जो है ये राज़ी हो जाएंगे। तो नतीजा ये निकला कि बरतानवी हुकूमत जो है उसने हिंदुस्तान की सियासी जमातों को जो है वो लंदन में बुलाया और इनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की ताकि कोई मुतफ़िका तौर पे जो है मिल बैठें और मुतफ़िका तौर पे हिंदुस्तान का आइन जो है तैयार किया जा सके। तो इसी मकसद के लिए जो है ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो थी वो मुनक्कद हुई 1930 में, 1931 में और 1932 में। अब देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कितने मुसलमान नुमाइंदों ने शिरकत की थी। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर कितने मुसलमान नुमाइंदे शामिल हुए थे। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 16 मुसलमान नुमाइंदों ने शिरकत की थी पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर।
कुल 16 मुसलमान नुमाइंदे जो थे वो शरीक हुए थे और उन 16 मुसलमान नुमाइंदों के अंदर जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो भी शामिल थे। और इसके अलावा जो है पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर जिन अहम शख्सियात ने नुमाइंदगी की या शमूलियत अख्तियार की उसमें सर आगा खां थे, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी उसमें शामिल थे, मौलाना मोहम्मद अली जोहर, सर शाह नवाज़ और इसके अलावा जो है नवाब अहमद सईद ख़ान आप छतारी शामिल थे, राजा मोहम्मद ख़ान आप डोमेली भी शामिल थे, मौलवी फ़ज़ल हक जैसी शख्सियात भी इसमें जो है शामिल थी और एक गज़नवी सर ग़ुलाम हुसैन हदायतुल्लाह जो है सिंध से शामिल थे, हाफ़िज़ हदायतुल हुसैन भी शामिल थे। तो इस तरह जो है चौधरी ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो है वो भी इसमें शामिल थे। तो इस तरह जो है इंतहाई अहम शख्सियात जो थी वो इस पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई और कुल जो है उनकी तादाद जो है वो 16 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक मुसलमानों के 16 रुकनी वफ़द में कितनी ख़वातीन शामिल थीं, यानी कुल जो वफ़द था मुसलमानों का वो 16 अरकान पर मुश्तमिल था। आपने बताना ये है कि इन 16 रुकनी वफ़द के अंदर जो है कितनी मुसलमान ख़वातीन जो थीं वो शामिल थीं। क्या इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो वफ़द भेजा गया था उसमें ख़वातीन को नुमाइंदगी दी गई थी या नहीं दी गई थी? अगर दी गई थी तो उन ख़वातीन के अपने नाम बताने हैं कि जिन्होंने पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। तो कुल जो तादाद थी वफ़द की वो 16 थी और आपने बताना ये है कि उसमें ख़वातीन की तादाद कितनी थी। आइए देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। इसका दुरुस्त जवाब है सिर्फ़ एक ख़तून जो है उसने पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस के वफ़द के साथ जो है उसमें शिरकत की थी और उनका नाम था बेगम शाह नवाज़। तो बेगम शाह नवाज़ जो हैं उन्होंने मुसलमानों का जो वफ़द जो है पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंग्लिस्तान गया था तो उसके अंदर जो है उन्होंने बेगम शाह नवाज़ ने नुमाइंदगी की थी। तो इससे जो है एक ख़तून जो है उसने वहाँ पे शिरकत की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह है पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के कितने नुमाइंदे शरीक हुए थे। तो पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि 16 मुसलमान नुमाइंदे शामिल थे। आपने बताना ये है कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से कितने नुमाइंदे जो थे वो शामिल थे। तो आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के कितने नुमाइंदों ने शिरकत की थी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुआ था। कोई भी नुमाइंदा पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुआ था क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इसका बाइकाट किया गया था। अब ये है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का रवैया कि बरतानवी हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान के मसाइल के ऊपर गौर करने के लिए उसने गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और इसका एहतमाम किया, लेकिन कांग्रेस जो है उसने इसका बाइकाट किया था। जबकि मुसलमान जो हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो नुमाइंदे थे, मुसलमानों के जो नुमाइंदे थे, उनका 16 रुकनी वफ़द जो है जिसमें इंतहाई अहम लोग थे सर आगा ख़ान, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली जोहर, मौलवी फ़ज़ल हक, एक जो है सर ग़ुलाम हुसैन, इस तरह जो है सर अब्दुल क़य्यूम जैसी शख्सियात जो हैं, सर मोहम्मद शफ़ी मुस्लिम लीग के बड़े सरकर्दा रुकन थे, चौधरी ज़फ़रुल्लाह ख़ान और बेगम शाह नवाज़। अब देखिए कितने अहम नाम हैं जिन्होंने गोया हिंदुस्तान के मुसलमान जो थे वो इस बात में बड़े संजीदा थे कि ये जो मसाइल हैं इनको हल होना चाहिए और कोई मुतफ़िका आइन बनना चाहिए। ऐसा आइन बनना चाहिए जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी काबिल कबूल हो और बाकी कम्युनिटियों के लिए भी काबिल कबूल हो। यही वजह है कि उन्होंने बरतानवी हुकूमत के साथ भरपूर तावन किया, जबकि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो ब्लैक मेलिंग की सियासत कर रही थी और उसने इसका बाइकाट किया था, जिसकी वजह से पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है वो आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है और डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है कि किस मुआहदे के तहत ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी और तहरीक अदम तावन ख़त्म करके दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। अब जो हिंदुस्तान के जो मसले का हल था उसमें 3 बड़े फ़रीक थे। पहला फ़रीक बरतानवी हुकूमत,
جو کہ हुकूमत की पार्टी थी, बरसर इक़्तिदार थी। दूसरा फ़रीक जो है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और हिंदू लोग थे, और तीसरा फ़रीक जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और मुसलमान थे। अब जब तक ये तीनों फ़रीक जो हैं, तीनों पार्टियां जो हैं वो किसी एक मुतफ़िका किसी लाहे अमल के ऊपर जो है राज़ी नहीं होती या मिल नहीं बैठती, उस वक्त तक जो है कोई भी जो हल है वो मौसर साबित नहीं हो सकता था। इसलिए जो है जब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी, उसका बाइकाट किया था, और उसके बाद फिर बरतानवी हुकूमत जो है उसने दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी करना था, तो बरतानवी हुकूमत ये समझती थी कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है अगर उसका ये बाइकाट जारी रहा तो फिर ये गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जो है ये नाकाम हो जाएंगी, और हमारा जो मकसद है कि हम कोई मुतफ़िका आइन तैयार करें और मिल बैठें, एक दूसरे के गिले शिकवे सुने, एक दूसरे के मुतालबात को सुने, और फिर कोई मुतफ़िका तौर पे आइन तैयार किया जाए जो सब के लिए काबिल कबूल हो। तो उन्होंने जो है फिर इस मकसद के लिए कि दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की जो शिरकत है उसको यकीनी बनाया जाए, तो फिर जो महात्मा गांधी थे उनके दरमियान और उस वक्त जो लॉर्ड इरविन थे उनके दरमियान जो है मुज़ाकरात हुए, और उन मुज़ाकरात के नतीजे में जो है एक मुआहदा हुआ जिसको गांधी इरविन मुआहदा कहा जाता है या गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। तो इस मुआहदे के नतीजे में जो है बरतानवी हुकूमत जो है वो इस बात में बहरहाल कामयाब ठहरी कि उसने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को जो है और गांधी को जो है, महात्मा गांधी जो थे, जो हिंदू रहनुमा थे, उनको दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रजामंद कर लिया था। और इस तरह जो है उसके बाद ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है और महात्मा गांधी जो है उन्होंने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक शुरू कर रखी थी उससे भी वो दस्तबरदार हो गए, और जो तहरीक अदम ताउन उन्होंने शुरू कर रखी थी उससे भी वो जो है पीछे हट गए, और उन्होंने जो है वो शिरकत करने का फ़ैसला कर लिया था। तो सवाल ये है, ये मैंने सारी आपको इसको बैकग्राउंड बता दी, कि सवाल ये है कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने किस मुआहदे के तहत दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का वादा किया था। तो आइए उसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं, जबकि ऑलरेडी मैं आपको उसका दुरुस्त जवाब बता चुका हूँ। उस मुआहदे का नाम है गांधी इरविन मुआहदा, या इसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है जब ये साइन हुआ गांधी के दरमियान और वाइसराय लॉर्ड इरविन के दरमियान, वाइसराय लॉर्ड इरविन और गांधी के दरमियान जब ये मुआहदा तय पा गया, तो उसके बाद जो है उन्होंने अपनी जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है और जो अदम तावन की बरतानवी हुकूमत के साथ जो अदम तावन की उन्होंने जो है वो तहरीक शुरू कर रखी थी, उसका भी बाइकाट जो है वो ख़त्म कर दिया, और इसका जो है वो कांग्रेस जो है उसने इसमें शमूलियत की हामी भर ली थी। और इस तरह जो है वो दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो किसी हद तक जो है आप कह सकते हैं कि बरतानवी हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाब ठहरी, क्योंकि उसमें ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से गांधी ने शिरकत कर ली, और मुसलमानों का जो वफद है वो वहीं पे जो है वो ऑलरेडी क़याम पज़ीर था, क्योंकि ये बहुत संजीदा मामला था और मुसलमान समझते थे कि इस मसले को हल होना चाहिए, तो लिहाजा उन्होंने वहीं पर ही अपना क़याम रखा और मोस्टली लोगों ने वहाँ पर शिरकत की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कब हुआ और उसका इख्तिताम कब हुआ। तो इसमें दो क्वेश्चन हैं कि दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसका आगाज़ कब हुआ था और फिर उसका इख्तिताम कब हुआ, वो अपने इख्तिताम को कब पहुंची। एक बात तो मैंने आपको शुरू में बता दी कि तीनों गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जो हैं वो बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में मुनक्कद हुई थी। तो अब दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने बताना है कि कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस है उसका आगाज़ 7 सितंबर 1931 को हुआ था। 7 सितंबर 1931 को इसका आगाज़ हुआ, और 1 दिसंबर 1931 को जो है ये दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची थी। तो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक ये दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस जो है ये जारी रही, और इस तरह जो है पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के बाद बरतानवी हुकूमत जो है बहरहाल जैसे वैसे भी है दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस है वो मुनक्कद करने में भी कामयाब हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 7 में के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कम्युनल अवार्ड 1932 में कौन सा अहम फ़ैसला किया गया था।
कम्युनल अवार्ड, जिसको फ़िरका वाराना अवार्ड भी कहा जाता है या फ़िरका वाराना समझौता भी कहा जाता है। तो कम्युनल अवार्ड जो है, जो 1932 में साइन हुआ था, इसमें कौन सा अहम फ़ैसला जो है वो किया गया था। तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि कम्युनल अवार्ड जो है, जिसको फ़िरका वाराना फ़ैसला या फ़िरका वाराना अवार्ड भी कहा जाता है या फ़िरका वाराना समझौता भी कहा जाता है, ये क्या था और इसमें कौन सा अहम फ़ैसला जो था वो किया गया था। तो आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं। कम्युनल अवार्ड जो कि 1932 में साइन हुआ था, इसमें ना सिर्फ मुसलमानों को, ना सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को, बल्कि मुसलमानों के अलावा सिखों को, इसके अलावा ईसाइयों को, और जो अछूत क्लास थी हिंदू की, जो अछूत क्लास है, इनको भी जो है जुदागाना तर्ज़ इंतखाब का हक़ दे दिया गया था। अब ये बहुत अहम पॉइंट था कि इससे पहले जो है सिर्फ मुसलमान ये मुतालबा करते थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को जुदागाना तर्ज़ इंतखाब का हक़ दिया जाए, और बरतानवी हुकूमत ने मुसलमानों का ये जो जायज़ मुतालबा था, ये 1919 में जो है वो कबूल कर लिया था और फिर ये आगे चल रहा था। लेकिन अब जो है, अब की बार ऐसा हुआ कि कम्युनल अवार्ड जो है उसमें बरतानवी हुकूमत जो है उसने ईसाइयों को भी, जो वो ईसाई जो हिंदुस्तान में रहते थे, उनको भी जो है वो जुदागाना तर्ज़ इंतखाब का हक़ दे दिया। इसका मतलब ये है कि जो मजलिस क़ानून साज़ बनेगी उसमें ईसाइयों की अलग नशिस्तें मखसूस होंगी। इसके अलावा जो है सिखों को भी जो है वो जुदागाना तर्ज़ इंतखाब का हक़ दे दिया गया, और इसका मतलब ये हुआ कि मजलिस क़ानून साज़ के अंदर सिखों की भी अलग नशिस्तें होंगी। और तीसरे नंबर पे जो है सबसे जो इम्पॉर्टेंट था, जो कांग्रेस के लिए बड़ा धचका लगा, वो था अछूतों को जो है जुदागाना तर्ज़ इंतखाब का हक़ दे दिया। जो अछूत हैं वो बेसिकली जो हिंदुइज़्म है उसी का ही सबसे निचला तबका जो है शुमार होते हैं, और तादाद में ये सबसे ज़्यादा थे। तो जो कांग्रेस के ऊपर जो लोग हावी थे और जिन लोगों के हाथ में कांग्रेस की क़यादत थी, तो वो तो अपर क्लास के जो हिंदू थे उनकी थी। और तो ज़ाहिर है किसी भी माशरे के अंदर जो है जो अपर क्लास होती है उसकी तादाद बहुत कम होती है, और जो मिडिल क्लास होती है या लोअर क्लास होती है वो तादाद में बहुत ज़्यादा होती है। तो अछूत जो थे वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अछूतों को जो ब्राह्मण हिंदू हैं उनसे अलग कौम का दर्जा जो था हासिल हो गया, और उनके लिए जब जुदागाना तर्ज़ इंतखाब को रखा गया तो फिर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसको बड़ा धचका लगा, और उसके लिए ये बड़ी परेशानी की बात थी। तो फिर जो है उसको थोड़ा सा जो है उसने सोचने के ऊपर मजबूर किया कि अगर हमने तावन ना किया, बरतानवी हुकूमत के साथ तावन ना किया, तो इसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो लिहाजा जो है वो इस तरह जो है बरतानवी हुकूमत ने जो है ये कम्युनल अवार्ड का ऐलान करके कांग्रेस को एक मैसेज दे दिया कि अगर आपने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दौरान तावन ना किया तो हम जो हैं फिर अपनी मर्ज़ी करेंगे, जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित होगी। अब जो इसके बाद जो हुआ कि जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और जो गांधी थे, उन्होंने जो है अछूत लीडर जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, अछूत लीडर डॉक्टर अम्बेडकर जो थे, उनके साथ फिर एक मुआहदा किया जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। और उसमें जो है डॉक्टर अम्बेडकर जो है उन्होंने जुदागाना तर्ज़ इंतखाब से दस्तबरदार होने का जो है वो ऐलान कर दिया था, और इस तरह जो है वो कांग्रेस जो है वो इस बात में कामयाब हो गई कि अछूतों को जो है वो अपने साथ मिला ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब से कब तक मुनक्कद हुई। अब हम तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस तक पहुंच चुके हैं, यानी हम 1932 तक पहुंच चुके हैं। तो आपने बताना ये है कि ये तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है कब से लेकर कब तक मुनक्कद हुई। तो आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है ये 17 नवंबर 1932 में शुरू हुई और 24 दिसंबर 1932 को अपने इख्तिताम को पहुंची। 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक जो है ये तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में मुनक्कद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। आप जो MCQs होते हैं वो लाजमी तौर पे साथ साथ नोट करते जाया करें, ताकि आपको दोबारा जो है अगर ज़रूरत पड़े तो आप फौरी तौर पे देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है कि 30 दिसंबर 1930 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास कहाँ पे हुआ था।
اور اس اجلاس کی صدارت جو ہے وہ کس شخصیت نے کی تھی؟ 30 دسمبر 1930 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس کہاں منعقد ہوا اور اس اجلاس کی صدارت کیا تھی، اور اس میں آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا تھی۔ تو آئیے اس کا درست جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 30 دسمبر 1930 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس کہاں پہ ہوا اور اس کی صدارت کس نے کی۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کہ 30 دسمبر 1930 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس الہ آباد میں منعقد ہوا، اور اس کی صدارت جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ اور اسی یہ جو الہ آباد کے اندر جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، اور وہاں پہ جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے وہاں پہ ایڈریس کیا، اور ان کے اس ایڈریس کو جو ہے تاریخ کے اندر جو ہے خطبہ الہ آباد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی 30 دسمبر 1930 کو جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس الہ آباد میں منعقد ہوا، اور اس اجلاس کے اندر جو ہے حضرت علامہ اقبال نے جو خطاب کیا اس کو تاریخ کے اندر جو ہے ہسٹری کے اندر جو ہے خطبہ الہ آباد کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اور اس خطبہ الہ آباد کی جو خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہندوستان کی باقاعدہ طور پہ تقسیم کی بات کی تھی۔ اگرچہ ہندوستان کی تقسیم کی باتیں تو اور بہت سارے لوگ بھی کر رہے تھے، لیکن آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، کسی بڑی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ پہلی دفعہ جو ہے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ مسلم اکثریتی جو صوبے ہیں ان پر مشتمل ایک الگ ریاست جو ہے قائم کر دی جائے۔ گویا 1930 تک جو ہے بات یہاں تک پہنچ چکی تھی، حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے مسئلے کا یہ حل نہیں ہے کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں کس طرح وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اب بات اس سے آگے نکل چکی ہے۔ اب یہ ہے کہ 1930 تک ہندوستان کے حالات نے یہ واضح کر دیا تھا، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات تھے، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو نفرت تھی، اور جو نظریاتی جو ہے وہ خلیج اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ علامہ اقبال اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اب جو ہے وہ آئندہ جو ہے کبھی بھی ہندو اور مسلمان جو ہیں کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے جو ہے بہتر یہ ہے اور ایک مناسب حل یہ ہے کہ جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں ان پر مشتمل ایک الگ ریاست جو ہے وہ قائم کر دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خطبہ الہ آباد کے اندر جو ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ صوبہ پنجاب، صوبہ سرحد، صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کو آپس میں ملا کر جو ہے ایک الگ ریاست جو ہے بنا دی جائے، چاہے وہ ریاست جو ہے وہ برطانوی حکومت جو ہے وہ اس کے زیر انتظام ہو، یا اس سے باہر جو ہے اس کو خود مختار حکومت کا درجہ دے دیا جائے۔ تو شمال مغربی جو مسلم ریاست کا جو قیام ہے وہ مسلمانوں یا کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا جو ہے نوشتہ تقدیر ہے۔ یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ اب ہندوستان جو ہے وہ متحد نہیں رہے گا، ہندوستان تقسیم ہوگا، اور جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں جس میں صوبہ پنجاب ہے، صوبہ سرحد ہے جس کو آج کل صوبہ خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، صوبہ سندھ ہے اور جو بلوچستان ہے، ان پر مشتمل جو ہے ایک الگ ریاست جو ہے قائم ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خطبہ الہ آباد کے اندر جو ہے حضرت علامہ اقبال نے جن علاقوں پر مشتمل ایک الگ ریاست کے قیام کا جو ہے اشارہ کیا تھا، تو اس میں جو ہے وہ ایسٹ بنگال جو ہے وہ اس میں شامل نہیں تھا، اور نہ ہی اس میں جو ہے وہ کشمیر کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر الگ طور پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال جو ہے لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 1947 میں جو ہندوستان تقسیم ہوا تو پھر اس کی نوعیت جو ہے وہ یہ ظاہر ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے، یہ ایولیوشن ہوتا ہے چیزوں کا۔ تو جیسے جیسے ایولیوشن ہو رہا ہوتا ہے چیزیں اس میں جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ کوئی ایگزیکٹ سائنس کی تو بات نہیں ہوتی، یہ سوشل سائنسز کی بات ہوتی ہے، انسانی رویوں کی بات ہوتی ہے۔ تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے مطابق جو ہے وہ ترجیحات جو ہیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن 1940 تک جو ہے حالات اتنے تبدیل ہو چکے تھے کہ اس میں مشرقی پاکستان جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ جو ہے وہ بنا۔ تو آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ خطبہ الہ آباد کے اوپر آئی تھے کہ میں نے آپ کو مناسب جو ہے وہ بات بتا دی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے کویشچن نمبر 10۔ 1936 اور 1937 کے انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ کو صوبہ پنجاب میں کتنی نشستیں حاصل ہوئی تھی؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے اس کو سن لیجیے گا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ 1936 اور 1937 میں جو ہے ہندوستان کے اندر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا انعقاد ہوا تھا۔
यानी सूबाई सतह के ऊपर जो है इंतखाबात का इनेकाद हुआ। और आपने बताना ये है कि इन इंतखाबात के अंदर जो है जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसने सूबा पंजाब में जो है कुल कितनी नशिस्तें हासिल की थी। सूबा पंजाब जो मुस्लिम अक्सरीती सूबा था उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि इस बात का दावा करती थी कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है और वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की सबसे बड़ी सियासी जमात है और हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही रखती है। तो उस सियासी जमात ने जिसका दावा ये था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, उसने पंजाब का जो सूबा है जो कि मुस्लिम अक्सरीती सूबा था वहाँ से कितनी नशिस्तें हासिल की। जवाब ये स्टूडेंट बड़ा दिलचस्प है और आप हैरान होंगे कि उस वक्त तक मुस्लिम लीग की जो रेपुटेशन है या मुस्लिम लीग की जो जद्दोजहद है, अवाम और मुस्लिम लीग का जो तल्लुक़ है वो किस नोयत का था। तो इस जवाब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है कि पंजाब असम्बली की कुल 175 नशिस्तें थीं जिनमें मुस्लिम लीग को सिर्फ 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई। यानी 175 कुल नशिस्तें थीं और उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है जो ये दावा करती थी कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, उसको एक ऐसे सूबे से सिर्फ 2 नशिस्तें मिली जो कि मुस्लिम अक्सरीती सूबा था। तो इससे अंदाज़ा लगा ले सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है 1936 और 37 में उसकी मकबूलियत का मेयार क्या था और अवाम के साथ जो है उसका तल्लुक़ कितना था। इसलिए जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में कहा जाता है कि इस दौर तक जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कोई अवामी सियासी जमात नहीं थी बल्कि ये ख़वास की जो है सियासी जमात थी। इसमें मखसूस लोग शामिल थे और अवामी सतह के ऊपर जो है इसको कोई मकबूलियत जो है वो हासिल नहीं थी। यही वजह है कि इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर सिर्फ 2 नशिस्तें जो हैं वो ये हासिल करने में कामयाब हुई और 2 में से भी जो है एक जो शख्सियत थी वो थे राजा गजनफर अली ख़ान और 2 नशिस्तें हासिल हुई। और राजा गजनफर अली जो हैं जब उन्होंने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो बुरी तरह हार गई है, इसकी कोई पोजीशन नहीं है, कोई इसकी हैसियत नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो यूनियनिस्ट पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा। जब देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो हार गई है और यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो जीत गई है, तो उन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को छोड़ा और यूनियनिस्ट पार्टी के अंदर जो है वो शमूलियत अख्तियार कर ली। ये हिंदुस्तान की सियासत का एक कल्चर है कि जब इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात होने के बाद जो है जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो देखते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो हुकूमत बना रखी है या नहीं बना रखी। तो अगर वो देखते हैं कि वो हुकूमत बनाने में नाकाम हुई है तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी पार्टी को छोड़ते हैं और उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं जिसके हुकूमत में जाने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ये हिंदुस्तान की सियासत का कल्चर है। ये आप किसी भी इलेक्शन के अंदर देख सकते हैं। अब तो अमूमन लोग इलेक्शन से पहले जो है अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील कर लेते हैं। एक शख्स जो है वो 10-10 पार्टियाँ भी अगर मुल्क में हैं तो सब में जो है वो ज्वाइन कर लेता है। तो जैसे ही इलेक्शन से पहले एक माहौल बनता है तो वो इलेक्शन से पहले जो है उस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है जिसके जीतने के इम्कानात ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आज से नहीं है, ये आप देख रहे हैं कि 1936 और 37 में भी जो है ये चीज़ मौजूद थी। और राजा गजनफर अली ख़ान जो मुस्लिम लीग के टिकट से मुंतखब हुए और बाद में जो है वो यूनियनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो इक़्तिदार में कहीं भी जो है वो दौड़ में शामिल नहीं थी। और उसके बाद फिर एक शख्स रह गया था, उनका नाम था मलक बरकत अली। बहरहाल मलक बरकत अली जो हैं उनकी हिम्मत और जुर्रत को और हौसले को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इस मुश्किल वक़्त में भी मुस्लिम लीग का साथ नहीं छोड़ा और इक़्तिदार की खातिर जो है अपनी वफ़ादारी जो है तब्दील नहीं की थी। जबकि राजा गजनफर अली जो हैं उन्होंने ताकत के लिए, इक़्तिदार के लिए अपनी वफ़ादारी जो है तब्दील कर ली थी। तो मलक बरकत अली जो हैं, इस तरह प्रैक्टिकली जो है मुस्लिम लीग की सूबा पंजाब के अंदर जो है सिर्फ एक नशिस्त थी, जीते 2, एक की वफ़ादारी तब्दील होगी और बाकी एक रहेगी, तो एक सीट जो है। अच्छा, ये बाज़ बुक्स के अंदर भी एक लिखा होता है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा कि मैंने तो आपको पूरी डिटेल बता दी है कि क्या हुआ था, लेकिन बाज़ बुक्स के अंदर अगर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें मुमकिन है कि एक जवाब लिखा हो और फिर वो दुरुस्त होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1936 और 37 के इंतखाबात में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने कितनी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। तो इसमें जो है वो दुरुस्त जवाब है
सॉरी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा रद्दोबदल करना पड़ गया है। क्वेश्चन ये है कि 1936 1937 के इंतखाबात में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है, उसने कितनी नशिस्तों पर नहीं बल्कि कितने सूबों के अंदर जो है, यह है कितने सूबों के अंदर जो है उसने कामयाबी हासिल की थी, यानी उसको कितने सूबों के अंदर जो है कामयाबी जो है वो हासिल हुई। तो आपने बताना ये है कि 1935 और 36 के जो इलेक्शन हुए उसमें ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसको कितने सूबों के अंदर कामयाबी हासिल हुई या कितने सूबों के अंदर उसने हुकूमत कायम की थी। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो आइए इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसको मजमूई तौर पर 5 सूबों के अंदर जो है कामयाबी हासिल हुई थी, जिसमें सूबा मद्रास शामिल है, सूबा बहार शामिल है, यूपी शामिल है, सीपी है और उड़ीसा है। बाद में एक और सूबे के अंदर जो है उनकी इत्तेहादी हुकूमत कायम हो गई थी। तो फिर मजमूई तौर पे जो है कांग्रेस जो है उसकी 6 सूबों के अंदर जो है वजारतें कायम हो गई थी। जीते 5 में थे, बाद में एक और सूबे के साथ जो है उनके इत्तेहादी हुकूमत कायम हो गई और उसके इस तरह जो है मद्रास, बहार, यूपी, सीपी और उड़ीसा वो सूबे थे जहाँ पे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसने अक्सरियत हासिल करके अपनी हुकूमतें जो थी वो कायम कर ली थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। 1936 और 37 के इंतखाबात में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कितने सूबों में अक्सरियत हासिल की थी, यानी जिस तरह सूबा पंजाब है, सूबा सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, बंगाल है, जहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में रहते थे। तो आपने बताना ये है कि कांग्रेस ने तो 5 सूबों में अक्सरियत हासिल कर ली, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसने कितने सूबों में कामयाबी हासिल की। ये भी सवाल चौंका देने वाला है, आप हैरान होंगे कि क्या सूरत हाल थी। 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ पे खड़ी थी और अवाम के साथ उसका तल्लुक़ कितना कमज़ोर था। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसी भी सूबे में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी थी, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो उसके ऊपर मखसूस किस्म के लोग थे जो हिंदुस्तान की सियासत में एक्टिव थे। अवाम के साथ उसका तल्लुक़ नहीं था। इलेक्शन जब होता है तो फिर अवाम की तरफ जाना पड़ता है, तो अवाम के साथ उसका कोई तल्लुक़ नहीं था, अवाम के साथ कोई रब्ता नहीं था। तो अवाम के अंदर उसकी कोई ऐसा सच की मकबूलियत नहीं थी, वो अवाम की सियासत नहीं कर रही थी। लोग समझते थे कि ये मखसूस लोग जो हैं मखसूस किस्म के जो है मफादात के लिए काम कर रखे हैं। अवाम और पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान जो रब्ता है वो इंतहाई ज़रूरी होता है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है किसी भी सूबे में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने से लेकर 1935 तक हुकूमत बरतानिया ने कितने एक्ट नाफज किए। हिंदुस्तान के ऊपर जो है बरतानवी हुकूमत जो है उसने 1857 में जो है इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया। आपने बताना यह है कि 1857 से लेकर 1935 तक जो है बरतानवी हुकूमत ने कुल कितने एक्ट नाफज किए थे या कितना आइन नाफज किए थे। तो आइए उसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं। उसने कुल 5 एक्ट तैयार किए। पहला जो एक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बरतानिया ने नाफज किया उसको कहते हैं 1861 का एक्ट। ठीक है, पहला 1861 में नाफज हुआ। ठीक है, दूसरा 1892 में नाफज हुआ, तीसरा 1909 में हुआ, चौथा 1919 में हुआ और पाँचवा 1935 में हुआ। तो हुकूमत बरतानिया ने जो है जब 1857 के अंदर जो है हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया तो फिर उसने हिंदुस्तान का निज़ाम चलाने के लिए जो पहला एक्ट नाफज किया वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, दूसरा था 1892, दूसरा है 1892 में, तीसरा है 1909 का एक्ट जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 कहते हैं या मिंटो मार्ले इस्लाहात भी कहते हैं, और तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको जो है वो चिम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, मॉन्टेस्को चिम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, और तीसरा है लास्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि 1935 में नाफज हुआ था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है इसकी खास बात एक ये भी है कि जब 1947 में जो है हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान और भारत के नाम से नई रियासतें वजूद में आ गईं, तो इन दोनों रियासतें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बतौर प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अबूरी आइन के तौर पे अपने अपने मुल्क में 1947 में नाफज किया था।
ठीक है जी, आई थिंक आप इसको नोट कर चुके होंगे और बात को समझ भी चुके होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस के इनाकात के बाद हिंदुस्तान का नया आइन बनाने के लिए करतास अबीज़ जो है, करतास कहते हैं पेपर को, कागज़ को, अबीज़ कहते हैं सफ़ेद को। तो इसको अंग्रेज़ी में जो है इसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है वाइट पेपर। अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे इसको? वाइट पेपर। तो वाइट पेपर जो है बरतानवी हुकूमत ने कब शाया किया था? जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो गई और उसके बाद जो है बरतानवी हुकूमत ने एक रिपोर्ट जो है शाया की थी जिसको वाइट पेपर का नाम दिया गया था। आपने बताना ये है कि ये वाइट पेपर बरतानवी हुकूमत की तरफ से कब जारी हुआ? मार्च 1933 में। मार्च 1933 के अंदर जो है बरतानवी हुकूमत ने ये वाइट पेपर जो था वो शाया किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है कि कांग्रेसी वजारतों के मुस्ताफ़ी होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यौम निजात कब मनाया? जब 1936 और 37 के इंतखाबात के नतीजे में मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो है कांग्रेसी वजारतें कायम हो गई थीं और उसके बाद जो है कुछ अर्सा के बाद फिर कांग्रेसी वजारतों ने जो है इस्तीफ़े दे दिए थे सूबाई वजारतों से। तो आपने बताना ये है कि उनके मुस्ताफ़ी होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से यौम निजात मनाने का ऐलान कब किया गया था? तो ये इसका जवाब है 22 दिसंबर 1939, यानी 22 दिसंबर 1939, दिसंबर 22 1939 को जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसने यौम निजात जो था वो कंडक्ट किया था। और जो है यौम निजात इस बात का ये था कि ये जो कांग्रेसी वजारतें थीं उन्होंने अपनी वजारतों के दौरान जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर बड़े जुल्म सितम किए थे और जब ये मुस्ताफ़ी हुई तो मुसलमानों ने जो है वो इसका बाकायदा तौर पर इसको सेलिब्रेट किया कि हमें इनके जुल्म सितम से जो है वो निजात मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18। कांग्रेसी वजारतों के मज़ालम का जायज़ा लेने के लिए किस सूबे में किसकी सदारत में मार्च 1938 में एक कमेटी कायम की गई थी? जब कांग्रेसी वजारतें कायम होगी, इन कांग्रेसी वजारतों ने जो है जिन जिन सूबों के अंदर जो है कांग्रेसी वजारतें कायम हुई थी वहाँ उन सूबों के अंदर जो है वहाँ जो मुसलमान थे उनके साथ जो है इनका रवैया जो था वो बड़ा जो है वो इम्तियाज़ी सलूक उनके साथ करते थे, उनको बड़ा तंग करते थे। सोशल लाइफ के अंदर जो उनकी मजहबी ज़िंदगी थी उसके अंदर बेजा मुदाखलत करते थे। तो इस तरह जो है इन कांग्रेस के जो रवैये थे जिससे मुसलमानों को तंग किया गया, मुसलमानों के ऊपर जो है मुजालम किए गए, उनको जो है वो परेशान किया गया, उनके मजहबी मामलात के अंदर बेजा मुदाखलत की गई, उनकी सोशल लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो बाकायदगी के साथ जो है वो रूनुमा हो रही थी। तो फिर क्या है वो उनके उस रवैये का जायज़ा लेने के लिए जो है वो एक कमेटी कायम की गई थी। आपने बताना ये है कि 1938 में ये कमेटी किसकी सदारत में कायम की गई थी और इस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका नाम क्या है? तो आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं। ये कमेटी जो है राजा सैयद महमूद ऑफ पीरपुर की सदारत में कायम हुई थी। राजा सैयद महमूद मेहदी ऑफ पीरपुर की सदारत में ये कमेटी कायम हुई और इस कमेटी ने जो है 1938 के इख्तिताम पर जो है अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को पीरपुर रिपोर्ट कहा जाता है। ये बहुत मशहूर रिपोर्ट है, पीरपुर रिपोर्ट। अब ये जो पीरपुर रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के अंदर जो है ये बताया गया था कि जिन जिन सूबों के अंदर कांग्रेस ने अपनी वजारतें कायम की थीं उन कांग्रेसी वजारतों ने उन सूबों में जो है हिंदुस्तान के जो मुसलमान वहाँ पे जो मुकीम थे, मुसलमान जो आबाद थे, उनके साथ बड़ा इम्तियाजी सलूक किया, बड़ा जुल्म सितम का सलूक किया, उनके ख़िलाफ़ जो हैं बड़े ज़ालिमाना रवैये के साथ जो है उनके साथ जो है ट्रीट किया गया था। और इस रिपोर्ट के अंदर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन रिपोर्टों के अंदर इन सूबों के अंदर जो है जब तक कांग्रेस जो है वो बरसर इख्तियार रही तो इसमें कत्ल के जो मुकदमात थे वो रूटीन से 34% जो थे ज़ायद रिपोर्ट हुए थे।
यानी कत्ल के जो मुकदमात थे वो 34% से ज़्यादा रिपोर्ट हुए इनके दौरे हुकूमत में जो है, और डकैतियों के वाक़यात में 70% इजाफा हो गया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक जो है ये लोग जो थे वो आगे चले गए थे। इस तरह जो है चोरी और डकैती में भी जो है वो 21% के करीब इजाफा हुआ, और जो फ़िरका वाराना फसादात थे जो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान रूनमा हो रहे थे उनमें 100% 100% तक इजाफा हुआ। अब वो फ़िरका वाराना फसादात देखिए, आज हम जो चीज़ों को लेते हैं तो हम मुख्तलिफ़ किताबों से रेफरेंस के तौर पे लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर जो है मुख्तलिफ़ राइटर्स ने जो है जिन्होंने इन चीज़ों को कोट किया है उन्हें अपनी मर्ज़ी से कोट किया होगा। आज का हिंदुस्तान भी वही नक्शा पेश कर रखा है जिस चीज़ की आज हम यहाँ पे वजाहत कर रखे हैं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर फ़िरका वाराना फसादात अरूज के ऊपर हैं। हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हिंदुस्तान के तालीमी इदारों के अंदर जो है, उनके स्कूलों के अंदर जो है मुसलमानों के साथ इंतहाई इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, और मुसलमान जो बच्चियाँ जो हैं, जो बेटियाँ हैं, वो मुख्तलिफ़ कॉलेज़ के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रही हैं, उनको जो है वो इस हवाले से बड़ा परेशान किया जा रहा है कि वो उनके ऊपर अपनी मर्ज़ी जो है ठोंसने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हिजाब के हवाले से जो है वो सख्तियाँ की जा रही हैं, और उनकी तालीम जो है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप ये कह लें कि ये रिपोर्ट जो है वो उन्होंने ख़ुद तैयार की थी, और ये जो फिगर्स दिए हैं कि फ़िरका वाराना फसादात में 100% इजाफा हुआ, 34% कत्ल की वारदातें बढ़ गई, डकैतियों में जो है 70% इजाफा हुआ, तो यही चीज़ आज भी आपको वहाँ पे मिलेगी। तो गोया ये हक़ैक़ हैं, ये हक़ैक़ पर मबनी चीज़ें हैं, ये कोई खुद साख्ता नहीं है। अगर ये खुद साख्ता होती तो या ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है या हिंदू जो है, हिंदू अक्सरियत जो है, वो इन चीज़ों को गलत साबित करना चाहती, तो उनको चाहिए था कि बड़ा अच्छा रवैया अख्तियार कर लेते, ताकि लोग ये सवाल उठाते कि ये तो बड़े अच्छे हैं, बड़े वसीउल क़ल्ब हैं, इनके अंदर बड़ी बर्दाश्त है, बड़ी रवादारी है, ये तो मुसलमानों के साथ बड़े हुस्न सलूक से पेश आते हैं, और ये माजी की जो बातें हैं ये खुद साख्ता हैं, तो उनको वो जुठला सकते थे। अब इन बातों को वो जुठला नहीं सकते, क्योंकि यही वाक़यात उसी अंदाज से, उसी स्टाइल से आज के हिंदुस्तान में भी रूनुमा हो रखे हैं, जिसका दावा ये है कि वो सेकुलर है। लेकिन वहाँ पे जो फ़िरका वाराना जो फसादात हैं वो इस बात की गवाही करते हैं कि हिंदुस्तान जो है एक सेकुलर रियासत नहीं रहा, बल्कि वो एक खालिस हिंदू रियासत जो है वो बनता जा रहा है, और जो हिंदुस्तान के लिए जो है वो एक ख़तरे की घंटी जो है वो बज रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, शरीफपुर रिपोर्ट में किस सूबे से मुतल्लक कांग्रेसी वजारतों के मुजालम का जिक्र किया गया था। तो एक तो बात तो ये है कि 2 रिपोर्ट शाया हुई, एक पीरपुर रिपोर्ट शाया हुई और दूसरी जो थी वो शरीफपुर रिपोर्ट शाया हुई थी। जो शरीफपुर रिपोर्ट थी, आपने बताना ये है कि उस रिपोर्ट के अंदर वो सिर्फ एक सूबे के अंदर जो है कांग्रेसी वजारतों के रवैयों के बारे में थी। तो आपने बताना ये है कि उस रिपोर्ट में किस सूबे के हालात को बयान किया गया था। शरीफपुर रिपोर्ट में जो मार्च 1939 में शाया हुई थी, इसमें सूबा बहार जो है उसमें होने वाले जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो मुजालम थे उनका जिक्र किया गया था। इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया था, इस रिपोर्ट के अंदर ये बात दर्ज की गई कि सूबा बहार के अंदर हालात इतने ख़राब हैं, मुसलमानों को इतना परेशान किया जा रहा है कि अब मुसलमान जो हैं उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहा कि वो ज़िंदा रह सकें। या तो वो यहाँ से सूबा छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, या फिर वो सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगे। यानी इस हद तक जो है उन्हें तंग किया गया, उन्हें परेशान किया गया कि उनके सामने यही था कि यहाँ तो अब हम ख़त्म हो जाएंगे या फिर हमें ये सूबा छोड़ना पड़ेगा। तो इस हद तक जो है वो रवैया जो था, अब जब यहाँ इस हद तक जो है एक अक्सरियती ग्रुप जो है, एक अक्सरियती तबका जो है या एक अक्सरियती कौम जो है वो एक अक़लियती कौम के साथ जो है इस तरह का नफ़रत वाला रवैया, ज़ालिमाना रवैया अख्तियार करेगी, तो फिर उससे ये तवक्को रखना कि वो हमारे साथ भी रहे, ये बात बनती हुई नज़र नहीं आती। ऐसा होता नहीं है। अगर अक्सरियत जो है वो अक़लियत को अपने साथ रखना चाहती है तो फिर उसको रवादारी का मुज़ाहरा करना पड़ता है, उसको बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना पड़ता है, उसको जो है वो बड़ा अपना दिल बड़ा करना पड़ता है, उसको अक़लियत को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है, ताकि उसके प्यार और मोहब्बत से जो है उनके दिलों को फ़तह करे और उनको जो है वो लैदा होने से रोके। लेकिन अगर आप जुल्म सितम भी करते हैं, ताकत भी इस्तेमाल करते हैं, जुल्म भी करते हैं और ज़्यादतियाँ भी कर रखे हैं और फिर ये कहते हैं कि हम इनको अलग भी नहीं होने देंगे, तो फिर ऐसा नहीं होता।
پھر تاریخ اپنے فیصلے خود کرتی ہے، اور تاریخ جب اپنا فیصلہ کرتی ہے تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی قوم، کوئی طبقہ جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا، وہ تاریخی واقعات پھر ہو کے رہتے ہیں۔ تو یہ ہندوستان جو ہے جس نے جہاں پہ ہندو جو ہے وہ آل انڈیا نیشنل کانگریس جو ہے اس کا جو متعصب رویہ تھا، اس نے جو ہے وہ مجبور کیا ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ وہ اپنا نیا راستہ تلاش کریں، اور پھر ایسا ہوا، اور تاریخ نے دیکھا کہ پھر جب ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنا نیا راستہ تلاش کیا تو پھر کوشش کے باوجود بھی آل انڈیا نیشنل کانگریس جو ہے اس کو روک نہیں سکی، اور تاریخ نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سب کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ بہرحال نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ کویشچن نمبر 20 ہے، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے مطابق مرکزی سطح پر مقننہ کا کون سا نظام رائج کیا گیا تھا؟ یعنی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جو ہے اس میں جو مقننہ کا جو نظام تھا، یعنی جو لیجسلیچر ہوتی ہے اس میں کون سا نظام تھا؟ یعنی لیجسلیچر جو ہے اس کے دو سسٹم ہوتے ہیں، ایک بائی کیمرل ہوتی ہے، ایک یونی کیمرل ہوتی ہے۔ یہاں اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے مطابق ہندوستان کے اندر بائی کیمرل یا یونی کیمرل لیجسلیچر جو ہے قائم کی گئی تھی۔ آئیے اس کا درست جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا درست جواب ہے بائی کیمرل لیجسلیچر۔ تو دو ایوانی مقننہ کا نظام قائم کیا گیا، بائی کیمرل لیجسلیچر تھی، اور جو اپر ہاؤس تھا اس کا نام تھا کونسل آف اسٹیٹس، اور وہ 260 ممبرز پر مشتمل تھی، جبکہ جو لوور ہاؤس تھا اس کا نام تھا فیڈرل اسمبلی، اور جو فیڈرل اسمبلی ہے اس کے اراکین کی تعداد تھی 375۔ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے 1935 اس کے مطابق بائی کیمرل لیجسلیچر قائم کی گئی، اور جو اپر ہاؤس ہے وہ تھا کونسل آف اسٹیٹس جو 260 ممبرز پر مشتمل تھا، اور جو لوور ہاؤس تھا وہ فیڈرل اسمبلی تھی جو کہ 375 اراکین پر مشتمل تھی، اور اس کو قانون سازی کے جو تھے اختیارات حاصل تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہو رکھا ہے۔ آپ دیکھ رکھے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل سائنس ود نواز وڑیچ۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش جو ہے پسند آئی ہوگی، اور پاکستان موومنٹ جو ہے، جو تحریک پاکستان جو ہے اس کو سمجھنے میں جو ہے آپ کو ضرور اس میں جو ہے معاونت ملی ہوگی۔ یہ جو پاکستان موومنٹ کا جو ہے معاملہ جو ہے، تو اس کو اگر ہم 2-4 لائنوں کے اندر سمیٹنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے، مسئلہ یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان یہ اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو 1857 سے لے کر 1947 تک یہ ساری جدوجہد، ساری کوشش، سارا معاملہ جو ہیں وہ اسی ایک بات کے گرد گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی یہ جو ہے وہ یہ تھا کہ متفقہ طور پہ رہ سکتے ہیں، نہیں رہ سکتے، تو یہ آپ اس کو اسی تناظر میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ چیزیں جو ہیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل۔ تو امید ہے کہ آپ جب ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کرتے ہوں گے، اور لائک بھی آپ کرتے ہیں، اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ہماری یہ جو کاوش ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور اس میں ہمارا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو زیادہ جو ہے پروموشن ملتی ہے، اور ہمیں حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے اور مفید ویڈیو جو ہے تیار کرنی ہے۔ تو یہ آپ سے جو ہے وہ ہے کہ آپ کے نام یہ پیغام ہے کہ سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔